Hello everyone, this is our social studies class and today we will study chapter 1, the modern period. So first of all, we will read introduction. History is the study of change and continuity in our past. History क्या है? ये जो हमारे past में हो रहे changes हैं, उसकी एक पढ़ाई है. It is about finding how things were in the past and how much they have changed in the present. इसमें हम जानते हैं कि कैसे चीजें पास्ट के अंदर चेंज हुई हैं और कैसे उस चेंज का असर जो है हमारे आज के समय पर पड़ रहा है. We divide history into 3 periods to characterize these changes. हम हिस्ट्री को 3 periods के अंदर डिवाइड करते हैं जिससे हमें ये चेंजेस जो है अच्छे से समझ में आए. You have already studied about the ancient and the medieval periods. आपने पहले ही पढ़ लिया है ancient period और medieval period के बारे में. The 18th century is generally taken as beginning of the modern period in India. अब जो 18th century जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था इंडिया का, कैसे शुरुआत हुई थी नए जमाने की. In this chapter, you will learn about the periodization in history and some major developments in the modern period around the world and in India, as well as the sources for studying the modern period. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ये पीरियडाइजेशन किया गया हिस्ट्री का, क्या बड़े बदलाव आए मॉडर्न पीरियड के अंदर दुनिया के चारों तरफ और इंडिया में भी, और कैसे ये मॉडर्न पीरियड जो है प्रॉपरली कैसे अपना शेप लेता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Periodization in history. There was a time when history was all about accounts of battles and big events. अब periodization जो हुआ है हिस्ट्री का, उसमें हम ये पहली लाइन ये लिखी हुई है कि भाई जो हिस्ट्री का समय था, एक समय था हिस्ट्री के अंदर जब सारी जो चीजें हुआ करती थी हिस्ट्री के अंदर उसमें सिर्फ हम बैटल्स पढ़ते थे, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं उनके बारे में, और जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में. It was about the rulers and their policies. हिस्ट्री यानी कि इतिहास जो है वो हुआ करता था सिर्फ रूलर्स और उनकी बनाई हुई पॉलिसीज के बारे में. Historians wrote about the years when the king became the ruler, when he got married, when he had children, and when he fought wars, when he died, and when his successor ascended the throne. अब हिस्ट्री में जैसे कि हमने भी पढ़ा कि रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में होता था, तो नॉर्मल बात है कि भाई रूलर के बारे में भी वहां पे जानकारी दी जाती थी कि कैसे कौन से साल में वो राजा बना, किससे उसकी शादी हुई, कितने उनके बच्चे हुए, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े, कब उनकी मृत्यु हुई, कब उनके आगे जाकर के उनके वंश को बढ़ाया गया और उनके बेटे ने सिंहासन धारण किया. Historians today do not talk about the rulers and the events related to them, but also about the issues regarding how people earn their livelihood, what they produced and ate, how the cities developed, how kingdoms emerged, how new ideas had spread, and how cultures and societies changed. आज के ज़माने में जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जिनको इतिहासकार बोला जाता है हिंदी में, वो सिर्फ ये नहीं बताते हमें कि रूलर्स कौन थे या इवेंट्स क्या हुए थे, वो हमें जो वहाँ की बेसिक इश्यूज हुआ करते थे, जैसे कि आज के समय में हमारे किस तरह की जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वैसे ही उस जमाने में जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, वो लोग क्या प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, उनके बारे में भी हमें बता पड़ता है. कैसे वो, अब इसमें कौन कौन सी चीज आती है, उसमें बेसिकली ये चीज आती है कि उनकी लाइवलीहुड, क्या जॉब्स वो किया करते थे, क्या जॉब्स वो किया करते थे, क्या वो उगाते थे, क्या वो खाते थे, कौन सी सिटीज जो हैं, शहर जो हैं डेवलप थे, कौन से किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज हुए थे, कौन से नए आइडियाज उस समय में फैल रहे थे, कौन सा कल्चर था, कौन सी सोसाइटीज थी जो चेंज हुई थी. We focus now not on a particular event but on a set of events that spread over a period of time. अब जो है हम सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही फोकस नहीं करते, बल्कि जो पूरा इवेंट्स चले हैं, कैसे आगे पीछे क्या क्या चीजें हुई उस पीरियड के अंदर, जो चीजें हुई, जो बदलाव आए, उन सब के बारे में जो है हम बातचीत यहाँ पे करते हैं और देखते हैं. जानकारी अब हम सारी लेते हैं. हिस्ट्री जो है एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है. History can be divided into broad time periods based on certain distinctive characteristics. This is called periodization. अब यहाँ पे आपको periodization के बारे में बताया गया है
कि हिस्ट्री जो है वो टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, अलग अलग उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं पीरियडाइजेशन। जेम्स मिल वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। अब जेम्स मिल जो है वो एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। ही पब्लिश्ड अ 3 वॉल्यूम वर्क कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817। अब इन्होंने किताब जो लिखी है, इन्होंने अपना काम जो किया था 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने पब्लिश किया था, उसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये इन्होंने पब्लिश किया था 1817 के अंदर। He divided Indian history into 3 periods: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अकॉर्डिंग टू मिल, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया द कंट्री वाज रूल्ड बाय हिंदू एंड मुस्लिम ऑटोक्रेट्स। अब इनके अनुसार, ये जो मिल हैं, जेम्स मिल, इनके अनुसार जो इन्होंने अपने वर्क में लिखा है उसके अनुसार इन्होंने बताया है कि जब ब्रिटिश आए नहीं थे इंडिया में तो कंट्री जो थी वो वहां पर सिर्फ 2 लोग जो हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम, वो ही लोग जो हैं वहां पर शासन किया करते थे, ठीक है, उन्हीं के पास में पूरी पावर हुआ करती थी। ऑटोक्रेट्स का मतलब होता है अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर, यानी कि एक ऐसा रूलर जिसके पास में पूरी पावर होती है। ये जो आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इसको आप अपने मार्क कर लेंगे और अच्छे से उसको लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर। यहाँ पे मैंने ऑटोक्रेट्स का मतलब अभी आपको बताया है, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर। Religious intolerance, caste taboos and superstitions dominated the social life in India. अब इन्होंने लिखा है कि धर्म को लेकर के जो चीजें थी वो, यानी कि धर्म को लेकर के जो चीजें हुआ करती थी हमारे देश में, और कास्ट टैबूज यानी कि कास्ट को लेकर के जो जातिवाद हुआ करता था उसको लेकर के जो चीजें हुआ करती थी, उन सब का कुछ ना कुछ असर पड़ा है हमारे देश के कल्चर पे भी, ठीक है। और सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस का क्या मतलब होता है? जो अंधविश्वास की चीजें होती हैं उसके लिए बोला जाता है सुपरस्टिशन, ठीक है। तो ये जो चीजें थी उसका बहुत असर था हमारे देश के ऊपर, यानी हमारे देश में जो भी अब हिंदू मुस्लिम्स रहते थे और उनका अलग अलग, उनके अलग अलग कस्टम हुआ करते थे, अलग अलग चीजें वो करते थे, तो कुछ चीजें निषेध हुआ करती थी, कुछ उनके में फॉलो की जाती थी, कुछ हमारे में फॉलो नहीं की जाती थी, तो ऐसे हिंदू मुस्लिम्स जो है उनको डिस्क्राइब किया गया। देन जो यहाँ की सोशल लाइफ हुआ करती थी, यानी कि सामाजिक लाइफ जो होती थी, जैसे कि औरतों को पहले अलाउ नहीं था कि वो जाकर के स्कूल पढ़ें, और मुस्लिम्स जो हैं उनके अंदर ये था कि भाई उनकी जो लेडीज होती थी उनको प्रॉपर बुर्का पहनना होता था, आज भी पहनना होता है, लेकिन कुछ उनको थोड़ा फ्रीडम दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीजें जो पहले चली आ रही थी उसके बारे में बताया गया है। Mill felt that the British rule could civilize India by introducing British institutions, law and manners in the country. अब जो मिल है उन यानी जेम्स मिल, उनको लगा था कि भाई जो ब्रिटिश रूल आया उससे इंडिया को सिविलाइज बनाया जा सकता है, यहाँ पे इनके इंस्टीट्यूशंस लगाए जा सकते हैं, यहाँ कानून लगाए जा सकते हैं, इनको मैनर्स सिखाए जा सकते हैं इस कंट्री के लोगों को। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रिटिश रूल कुड ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड हेल्प इंडिया टू प्रोग्रेस। इनके अनुसार, इनका मानना था कि भाई यहाँ पर अगर पूरी तरीके से ये ब्रिटिशर्स अपने तरीके तौर तरीके अगर लोगों को सिखा दें तो यहाँ के लोगों के अंदर ब्रिटिश रूल आने के बाद में यहाँ पे इनको काफी शिक्षा मिलेगी और इंडिया जो है आगे जाकर के प्रोग्रेस कर पाएगा। Historians usually divide Indian history into ancient, medieval, modern periods. Historians जो है अधिकतर इंडिया की हिस्ट्री को 3 हिस्सों में ही डिवाइड करते हैं, एंशियंट, medieval और मॉडर्न पीरियड्स। However, there are some problems observed with this division system. लेकिन कई बार हालांकि इस डिवीजन के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। It is a periodization borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of science, democracy, reason, liberty, equality, etc. अब ये दिक्कत आई है पीरियडाइजेशन के साथ, क्योंकि ये वेस्ट के लोगों से लिया गया है, तो वहां पे मॉडर्न पीरियड का मतलब था कि कैसे साइंस की ग्रोथ हो, डेमोक्रेसी आए, रीजन हो हर चीज का, लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, एक्सेट्रा।
Medieval was used to describe a society where features of modern society did not exist. और medieval period उनके हिसाब से क्या होता है कि वहाँ की जो सोसाइटी है जहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं है, वो उनका medieval period है. लेकिन in India under the British rule, modern period people did not have freedom, equality and liberty. अब यहाँ पे जो modern period के बारे में बताया गया है इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान, वहां पर ना तो लोगों के पास आजादी थी, ना इक्वालिटी थी, ना ही लिबर्टी थी. तो ये चीजें इंडिया के पास में थी ही नहीं. Also, there was no economic growth and progress during this time. ना ही यहाँ पर कोई economic growth थी, आर्थिक growth थी, ना ही progress थी इस समय में. Many historians therefore refer to this period as colonial. इसीलिए कई सारे इतिहासकार जो हैं वो इस पीरियड को medieval period ना बोल करके colonial बोलते हैं. ठीक है. अब है major developments around the world. One of the most significant events that took place during this period was the Industrial Revolution, which began in Europe. अब सबसे बड़े जो developments आए थे इस period के अंदर, उनमें सबसे important था Industrial Revolution जो शुरू हुआ था यूरोप के अंदर. The term Industrial Revolution is used for the process of change from an agrarian handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacture. अब इसको नाम जो Industrial Revolution दिया गया है, उसका प्रोसेस क्या था कि यहाँ पे बदलाव आए थे, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी उसको चेंजेस आए थे, जो हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी थी यानी हाथ से बनाने वाले सामान जो थे उसमें बदलाव आए थे और चेंजेस आए थे. किस चीज से चेंजेस आए थे, किसने टेक ओवर कर लिया था, इंडस्ट्री और मशीन मैन्युफैक्चर से. यानी कि जो हाथ से बनाई जाती थी चीजें अब वो मशीन से बनाई जा रही थी, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी उसके अंदर इंडस्ट्रीज लग रही थी. तो इस तरह के बदलाव आए थे. देयर वाज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट मेड इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर. वहां पे बहुत अच्छे एडवांस्ड चेंजेस आए थे एग्रीकल्चरल की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, माइनिंग की फील्ड में, ट्रांसपोर्ट की फील्ड में और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो बनाया जाता है सामान उसकी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है. जो पहले हाथ से बनाई जाती थी चीजें उनमें बहुत समय लगता था क्योंकि उसमें हैंड्स यूज होते थे इंसानों के और वो मशीन की तरह काम नहीं कर पाते थे. लेकिन बाद में जब इंडस्ट्री सेटअप हो गई और मशीन्स लगाई गई तो बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर होने लगी चीजें. It brought about changes in the social, economic, political, cultural lives of the people. अब यहाँ पे ये सारे बदलाव जो है लोगों की जिंदगियों में किस किस तरह के चेंजेस लेके आए, उनकी सामाजिक जिंदगी, आर्थिक जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी और उनकी जो कल्चरल लाइफ थी उनके अंदर भी इन सारी ही चीजों का असर हुआ. Every aspect of life was influenced in one or the other by the industrial revolution. हर एस्पेक्ट यानी कि हर जो हिस्सा होता है जिंदगी का वहां पर असर पड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ रहा. Following the Industrial Revolution, a competition arose among various European countries to explore and build trade settlements that would provide resources or raw materials to support industrial production and would also serve as markets for their finished goods. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे काफी सारे बदलाव आए, मशीन्स लगी, जैसे कि फिगर 1.1 में आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है. एक फोटो दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं काफी सारी मशीन्स लगी हैं. तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जब होने लगा तो यूरोपियन कंट्रीज जो थी वहां पर उन्होंने नई नई चीजें करी, नए ट्रेड सेटलमेंट्स बनाए यानी कि व्यापार करने के लिए जगह चुनी. फिर उसके बाद में रिसोर्सेज उनको अच्छे से मिले, ठीक है, और कच्चा माल मिलने लगा सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. और इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे जगह चूज करके ऐसे मार्केट्स भी लगाना शुरू करा जहां पे उनके बनाए हुए फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो प्रॉपर प्रोडक्ट्स होते हैं वो उन तक पहुंचाए जा सके, उन मार्केट्स में उन लोगों तक पहुंच सके. अब यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो ये थी यूरोपियन कंट्रीज सच एज पोर्चुगल, स्पेन, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी फाउंडेड कॉलोनीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. अब यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि पोर्चुगल, स्पेन, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने कॉलोनीज लगाई थी कई सारे हिस्सों में एशिया और अफ्रीका के. दिस रेस फॉर This race for capturing new unexplored areas resulted in the setting up of colonies in different parts of the world by the
यूरोपियन पावर्स। अब ये जो रेस थी कि नए नए एरियाज को हम कैप्चर करें और उनके एरियाज को एक्सप्लोर करें, जो अभी तक देखे नहीं गए हैं उनको एक्सप्लोर करें, और फिर वहां पे कॉलोनीज लगाएं अलग अलग हिस्सों के, और वहां पे यूरोपियन पावर जो है वो डोमिनेटेड हो, मतलब डोमिनेटिंग उसमें हो सिनेरियो में, कि ब्रिटेन के लोगों ने आकर इंडिया पे कब्जा किया, ऐसे अलग अलग एशिया और अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट्स थे वहां पे इन्होंने ये चीज करी है। A colony was the term used for the region settled into or a country that was ruled by another powerful country. अब कॉलोनी एक वर्ड है जो यूज किया जाता था उस एरिया के लिए जहां पर ये अपनी जाकर के एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जाकर के हुकूमत करती थी और राज करती थी, उसके द्वारा वो चलाया जाता था, उस जगह को बोला जाता था कॉलोनी। So basically we studied 2 pages of this chapter. I hope आपको समझ में आया होगा, and go through these paragraphs again and again, and do use dictionary. If you find anything different word or any hard word, you can use the dictionary and you can see that word and you can mark, and it will be helpful for your future as well. Have a nice day ahead, students. God bless you all.